नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम IAS। सभी को राधे राधे। चलिए देखिए, अभी तक हमने अपनी वीडियोस में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों का करंट कवर कर लिया है। ठीक है, आज जो हम करंट कवर करने वाले हैं वो मई मंथ है उसका करंट स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम 1 मई से लेकर 15 मई तक का करंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतना कहना चाहूँगा कि पहले वीडियो को लाइक कर दो और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। भारत का पहला। ठीक है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाईलाइटेड होती हैं और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये भारत का पहला। ठीक है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला, जैविक कचरे से चलने वाला क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। पहली बात तो एक ये शब्द है कि जैविक कचरा होता क्या है। देखिए, जैविक कचरा यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त चीजें होती हैं उनसे जो कचरा फैलता है, जैसे फूल पत्ती, पेड़ पौधों से जो कचरा वगैरह होता है उससे जैविक कचरा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, उसका कचरा नहीं, प्लास्टिक कचरा नहीं, जो आपका प्रकृति द्वारा जो दिया होता है उसका जो कचरा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं जैविक कचरा, जैविक बायो। ठीक है, जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है भाई। तो यह स्थापित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां स्थापित किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के CM इस समय हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और CM है एकनाथ शिंदे। आगे बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली, भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है भाई। तो ये हैं हर्षदा शरद। ठीक है, हर्षदा शरद। इन्होंने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इस पदक को हासिल करने वाली इस चैंपियनशिप में ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें इस चैंपियनशिप की तो ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस देश में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ, इनकी कैटेगरी क्या थी? तो ये 45 किलो की कैटेगरी में, 45 किलो की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
हर्षदा शरद ने। हर्षदा शरद एक महिला हैं जिन्होंने IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2022। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भाई ये जीता है केरल ने। ठीक है, केरल ने जीता है और केरल ने ये जो खिताब है ये 7वीं बार जीता है। संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वो केरल ने जीता और केरल ने ये खिताब 7वीं बार जीता है। अच्छा, किसे हराकर जीता है भाई? तो ये हराया है पश्चिम बंगाल को। संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वो जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर, और ये खिताब इस बार केरल के जो नाम हुआ है ये 7वीं बार हुआ है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो 2022 हुई है इसका कौन सा संस्करण है भाई? संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था? 75वां संस्करण था। ठीक है, 75वां संस्करण था। आगे बात करें तो ये हुआ कहाँ था? आयोजन कहाँ हुआ था भाई संतोष ट्रॉफी 2022 का? तो केरल में हुआ था, केरल में ही हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था, 75वां संस्करण था। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं इसका संतोष ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। क्लियर? चलिए, इसके संतोष ट्रॉफी को आयोजित कौन कराता है? संतोष ट्रॉफी को आयोजन कराती है IFA, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। कौन कराती है भाई? इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA एक संस्था है जो संतोष ट्रॉफी 2022 का जिसने आयोजन कराया है। IFA की बात करें तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, फिर से बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है वो केरल ने जीता है। इस बार जो केरल ने खिताब जीता है वो 7वीं बार जीता है। किसे हराकर जीता है? पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। 75वां संस्करण था इस बार। आयोजन कहाँ हुआ था? केरला में। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इस संतोष ट्रॉफी का आयोजन करने वाली संस्था कौन सी है? IFA, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको आप ICC बोलते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं भैया? तो ये बने हैं वसीम खान। कौन बने हैं? वसीम खान। ठीक है, वसीम खान बने हैं ICC के नए महाप्रबंधक। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी ICC की। चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है दुबई में, दुबई यानी कि UAE में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग वॉर्कले। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए महाप्रबंधक बने हैं वसीम खान। ICC की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय UAE दुबई में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग वॉर्कले। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ग्रेग वॉर्कले
अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री परिषद संवाद या 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था 2+2 मंत्री परिषद संवाद या मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो भारत और किस देश के बीच हुआ है भाई ये, तो ये हुआ है भारत प्लस रूस के बीच। भारत और रूस के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, मंत्री परिषदीय संवाद। ठीक है, अगर बात करें तो इस मीटिंग की, तो इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, इन दोनों ने एक मीटिंग की थी जिसका नाम था 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अगर इसके बारे में बात करें तो इस मीटिंग का उद्देश्य था दोनों देशों के बीच एक परस्पर सहयोग स्थापित करना, ठीक है, दोनों के एक दूसरे के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है, व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना। अगर बात करें तो ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, क्या केवल भारत और रूस के बीच ही आयोजित होता है? गलत। ये जो है ये आपके भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन देशों के साथ भी आयोजित करता है। भारत रूस के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी 2+2 मंत्री परिषदीय संवाद आयोजित करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए, बात चल रही थी रूस की, तो रूस की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है भाई? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति की बात हो ही गई है, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भाई? रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तीन। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति हो गए व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन। क्लियर? रूस जो है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है, यानी कि आपके यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। यूरोपीय महाद्वीप को एशिया महाद्वीप का जो रूस है वो किस चीज़ से अलग होता है? तो वो यूराल पर्वत से अलग होता है। यूराल पर्वत, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप को यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करता है। ठीक है, क्या? यूराल पर्वत यूरोपियन रूस को एशियाई रूस से अलग करता है, यूराल पर्वत। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है? किस देश की सेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस देश की सेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय लॉन्च किया है? तो भैया ये किस देश की सेना ने लॉन्च किया है? तो ये भारत की नौसेना ने लॉन्च किया है। भारत की नौसेना ने लॉन्च किया है। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। क्यों लॉन्च किया है भाई? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। अभी नहीं, बात चल रही है 2022 की, जब कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत नहीं पूरी पड़ पा रही थी। ठीक है,
यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो रही थी, उस समय भारत की नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसके द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही थी। ठीक है, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए समुद्र सेतु को चलाया गया था ताकि ऑक्सीजन के भरे कंटेनर देशों तक पहुंचाए जा सकें। ठीक है, बात करते हैं भैया भारतीय नौसेना की। किसकी? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका मुख्यालय भैया नई दिल्ली में है। कौन है? कहाँ है? नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है इस समय? नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत, किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत भाई? आशीर्वाद योजना के तहत किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह के समय दी जाने वाली वित्तीय राशि को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है? मतलब एक राज्य है जिसके द्वारा आशीर्वाद योजना चलाई गई थी, उसमें जब लड़कियों का विवाह होता था तो सरकार की तरफ से उन्हें 21,000 की राशि प्रदान की जाती थी। ठीक है, शादी के समय। उसी राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 51,000। तो किस राज्य सरकार के द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों की शादी के समय दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है? किस राज्य सरकार द्वारा भाई? तो यह है पंजाब सरकार द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पंजाब सरकार की। तो पंजाब सरकार इस योजना के तहत लड़कियों को उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता के रूप में 51,000 रुपये प्रदान करेगी, जो ये राशि पहले 21,000 रुपये थी। पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ठीक है, और गवर्नर कौन है भैया? तो गवर्नर हैं बनवारी लाल। क्लियर? आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो 2021 में श्यामला गणेश को दिया गया है? किसे दिया गया भैया? श्यामला गणेश को दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सर्वोच्च मतलब जैसे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो 2021 में श्यामला गणेश को दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन भैया जापान का, किसका? जापान का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, जो किसे दिया गया है? श्यामला गणेश को दिया गया है 2021 में। ये क्यों दिया जाता है? अगर इसकी बात करें तो ये जापान के सम्राट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भाई? जापान के सम्राट द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। किसकी? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की शुरुआत हुई थी 1875 में। ठीक है, ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, जापान के सम्राट के द्वारा दिया जाता है। दिया क्यों गया है इन्हें? इन्हें क्यों दिया गया भैया?
तो ये जो इन्हें दिया गया है श्यामला गणेश को 2021 में, ये जापान की संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाने के लिए इन्हें दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? जापान की संस्कृति को बढ़ावा देने और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाने के लिए दिया गया है जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग 2021। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग ऑफ द सन। जापान की अगर बात करूं तो जापान एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है। जापान की जो क्या कहते हैं, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। कभी कभी शब्द मुंह पर ही नहीं आते, ठीक है, दिमाग में होते हैं, मुंह पर नहीं आते। एशिया महाद्वीप में है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा क्या है भाई? येन जापान की मुद्रा है। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, ध्यान रखना, जिसको जापान में निप्पन बोलते हैं। ठीक है, निप्पॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने चीन से अपनी आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए, किस देश ने चीन से अपनी आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक पहल शुरू की है जिसका नाम है SCRI। ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, किस देश ने चीन से अपनी आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए, मतलब चीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड था पहले ये देश, अब अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा सा कम करने के लिए किस देश ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक पहल शुरू की है जिसका नाम है SCRI। SCRI का मतलब सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव। ठीक है, SCRI का मतलब सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव, एक पहल शुरू की है जिसके द्वारा ये देश चीन के ऊपर कम डिपेंड हो जाएगा और भारत जो जापान है और ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो किस देश ने भाई? तो भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता चीन से कम करने के लिए, आपने सुना होगा पहले भारत चाइना से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं खासकर चाइना से इंपोर्ट होती थी। पहले चाइनीज़ सामान कुछ ज़्यादा ही बिकते थे, अब तो हमने ये चीज़ें कम कर दी हैं। ठीक है, अब क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं तो इसलिए चाइनीज़ सामान लेना कम कर दिया, जिसकी वजह से अब चाइनीज़ चीज़ों को हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने चीन से अपनी आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पहल शुरू की है SCRI, सप्लाई चेन रेसिलेंस इनिशिएटिव। इसके तहत भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अब अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। ठीक है, और चीन से अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? भैया, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन है आपका। तो भारत के नए वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, अगर बात करें भैया वित्त मंत्री कौन है, तो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण।
रमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण की बात करें तो फोर्ब्स द्वारा जारी पत्रिका के अनुसार ये भारत की 10 सबसे महान महिलाओं में से एक हैं, ठीक है, मजबूत महिलाओं में से एक हैं, ठीक है, शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी पत्रिका के अनुसार 2022 की बात बता रहा हूं, फोर्ब्स द्वारा जारी पत्रिका के अनुसार 2022 की निर्मला सीतारमण भारत की 10 सबसे शक्तिशाली 10 महिलाओं में से, ठीक है, एक है ये। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विलोचरी में बने मिट्टी के खिलौने, किस राज्य के विलोचरी में बने मिट्टी के खिलौने। विलोचरी एक जगह है, किस राज्य के विलोचरी में बने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है 2022 में, ठीक है। किस राज्य के विलोचरी में बने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? भाई पहले जीआई टैग के बारे में आपको बता देता हूं। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि भौगोलिक सूचकांक। ये केवल उन चीज़ों को मिलता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हों और उनका उत्पादन या ये कहें कि किसी ना किसी मतलब विशेष महत्व हो। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय हो गई, जीआई टैग। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीआई टैग में शामिल होने वाली पहली वस्तु क्या थी, तो दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय। क्लियर? तो कौन से राज्य के खिलौने, मिट्टी के खिलौने को जो विलोचरी में बने हैं जीआई टैग मिल चुका है भाई, तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है बिलोचरी, वहां के मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी को जीआई टैग मिल चुका है, बिहार के मखाने को जीआई टैग मिल चुका है, जम्मू के केसर को जीआई टैग मिल चुका है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जीआई टैग के ऊपर, एक मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग मिल चुका है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सुपोषित मां अभियान 2.0, किसके द्वारा सुपोषित मां अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है? सुपोषित मां अभियान 2.0 किसके द्वारा सुपोषित मां अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है भैया? तो ये की गई थी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था सुपोषित मां अभियान। और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला, ठीक है, ओम बिड़ला के द्वारा थे, क्या हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा यह योजना चलाई गई जिसका नाम है सुपोषित मां अभियान 2.0, जिसमें 3000 महिलाओं को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया। 3000 महिलाओं को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना की अगर बात करें तो यह योजना चलाई कहाँ से गई है भाई? तो राजस्थान के कोटा शहर से, राजस्थान के कोटा से चलाई गई है ये योजना, कोटा से और बूंदी से, ठीक है। राजस्थान के कोटा और बूंदी से चलाई गई है ये योजना। अच्छा, ये तो 2.0 है, तो पहली कब चलाई गई थी? पहली चलाई गई थी 29 फरवरी 2020 को, 29 फरवरी 2020 को, ठीक है, जिसके तहत 10,000 महिलाओं को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2.0 में
30,000 महिलाओं को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें 17 किलो की एक किट प्रोवाइड कराई जाती है महिलाओं को, जिसमें आहार होता है, पोषण से संबंधित आहार होता है। ठीक है, ताकि महिलाओं की शरीर में बढ़ोतरी हो सके, पोषण मिल सके शरीर को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 19 मई 2022 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। कब हुई? 19 मई 2022 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? 2022 में ब्रिक्स देशों की एक मीटिंग हुई थी। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद कह रहा हूं, एस जयशंकर ने। ठीक है, हाँ, एस जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है। ठीक तो है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। एस जयशंकर प्रसाद ने भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी। एस जयशंकर प्रसाद हैं कौन भाई? तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स। अब ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स की भैया स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। ब्रिक्स की बात करें तो बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? इसमें आपके 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। पहले इसमें केवल ब्रिक ही था, बाद में एस यानी कि साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। साउथ अफ्रीका वही कब जुड़ा था? साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। इससे पहले इसे किस नाम से जानते थे? ब्रिक नाम से जानते थे, लेकिन एस भी जुड़ गया। कब? 2010 में एस भी जुड़ गया। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, अगर पहले सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन हुआ था रूस में। कब? 2009 में। ठीक है, पहला सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में हुआ था रूस में। क्लियर? आगे बात करें, चलिए, ब्रिक्स देशों का एक बैंक भी है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ठीक है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। वो ब्रिक्स देशों का ही एक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अपना पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान, भारत किस वर्ष अपना पहला अंतरिक्ष मिशन, जिसका नाम होगा गगनयान, और पहला समुद्र मिशन, जिसका नाम होगा समुद्रयान, लॉन्च करेगा? भारत किस वर्ष अपना पहला अंतरिक्ष मिशन, जिसका नाम होगा गगनयान, और पहला समुद्र मिशन, जिसका नाम होगा समुद्रयान, लॉन्च करेगा? तो भैया ये करेगा 2023 में। कब करेगा? 2023 में लॉन्च करेगा। ठीक है, अब बात करें, ये जो समुद्रयान और गगनयान जो मिशन है, ये जो लॉन्च किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे? ये इसरो के द्वारा किए जाएंगे। इसरो की बात करें तो भैया इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भी 2022 में बने थे। किसके स्थान पर बने थे ये? के शिवान के स्थान पर। के शिवान के स्थान पर बने थे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था।
यानी कि भारत जो है तेल की जो आपूर्ति करता था वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से करता था। तो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है भाई? तो ये बन गया है रूस। ठीक है, रूस पहले स्थान पर अब रूस हो गया है और दूसरे स्थान पर हो गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। रूस की बात करें सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि अभी भी पहले स्थान पर इराक है, पहले स्थान पर इराक है, दूसरे स्थान पर आएगा रूस और तीसरे स्थान पर आएगा सऊदी अरब। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा दूसरा तेल आपूर्ति करता देश कौन बन गया है? तो दूसरे नंबर पर पहले था सऊदी अरब और अब दूसरे नंबर पर हो गया है रूस और तीसरे नंबर पर हो गया है सऊदी और पहले नंबर पर अभी भी है इराक। भारत सबसे ज़्यादा तेल की आपूर्ति करता है वो इराक के साथ करता है। उसके बाद अब दूसरे स्थान पर रूस हो गया है। रूस से हमारा जो तेल का वो चलेगा, ठीक है, तेल का जो संबंध चलेगा वो 81,900 बैरल प्रतिदिन रहेगा। कितना तेल उत्पादन, कितना तेल आपूर्ति होगी, हमें कितने तेल की जरूरत होगी? 81,900 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखना, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। तीसरे स्थान पर सऊदी अरब, पहले स्थान पर इराक है। ठीक है, देखिए ये तो थी आज की हमारी सारी न्यूज़ जिसमें हमने 1 मई से लेकर 15 मई तक का करंट कवर किया। कल की वीडियो में हम 16 मई से लेकर 31 मई तक का करंट कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करे करो यार, प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताया करो वीडियो कैसी लगी। कुछ लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वाकई में मन करता है और भी ज़्यादा उत्साहित होकर अच्छे बस क्या करूँ यार, न्यूज़ ज़्यादा कुछ खास नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, न्यूज़ मैं बना थोड़ी सकता हूँ, जो घटनाएं घटी थी वही तो मैं आपके सामने लाता हूँ, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट कराऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद, सभी को राधे राधे।